अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे कार्डियक डिजीज़ इन प्रेगनेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 to 4 MCQ ज़रूर आते हैं और मैंने इसको CPSP फॉर्मेट के मुताबिक बनाया है ताकि ये आपको इजी लगे और तमाम MCQs इजीली सॉल्व हो जाएं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे एक MCQ तो ज़रूर ही आता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि कार्डिक आउटपुट प्रेगनेंसी में इंक्रीज़ करता है बाय 40% और मैक्सिमम हो जाता है बाय मिड सेकेंड ट्राइमेस्टर। और अगर वो पूछें कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कब होता है तो वो ड्यूरिंग लेबर होता है। और कौन सी स्टेज में? थर्ड स्टेज में। सो कार्डिक आउटपुट इज मैक्सिमम ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो अक्सर वो कहते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ड्यूरिंग द सेकेंड, ड्यूरिंग द थर्ड, तो ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज। या अगर वो लिखें कि कार्डिक आउटपुट इज मैक्सिमम इन फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर और लेबर, तो फिर आप लेबर को टिक लगाएंगे। सो मकसद वही कहने का है कि लेबर में ये मैक्सिमम होगा और लेबर की कौन सी स्टेज? थर्ड स्टेज। और सेकेंड पॉइंट क्या है कि पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन होती है प्रेगनेंसी में, हार्ट रेट इंक्रीज करता है, सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाती है। तो कोई ना कोई वो लाइन लिख देंगे, इसलिए इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो नॉर्मल होती है प्रेगनेंसी में? इफ़ देयर आर पेल्पिटेशंस, ये नॉर्मल है। एक्स्ट्रा सिस्टलिस, ये नॉर्मल है। साइनस टैकिकार्डिया, ये नॉर्मल है। अब वो पूछते हैं कौन से मर्मर्स प्रेगनेंसी में नॉर्मल होते हैं। तो इफ़ देयर आर इजेक्शन, सिस्टोलिक मर्मर, और वो लिख दें कि जी क्या मसला है, तो आपने कहना है कि दीज आर फिजियोलॉजिकल। ठीक है, तो ये भी अक्सर पूछते हैं। और ECG चेंजेस का भी अक्सर MCQ आ जाता है कि वो लिख देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ECG चेंजेस इन प्रेगनेंसी आर नॉर्मल। तो यू शुड नो दैट अ लेफ्ट शिफ्ट इन QRS कॉम्प्लेक्स, ये नॉर्मल होता है। अ स्मॉल Q वेव इन ECG नॉर्मल होती है। इन्वर्टेड T वेव इन लीड 3 नॉर्मल होता है। ST सेगमेंट डिप्रेशन एंड T वेव इन्वर्जन इन इंफीरियर एंड लेटरल लीड्स, ये नॉर्मल होता है। नाउ कार्डिक डिजीज का इंसिडेंस कितना है? लेस देन 1% है, बट इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर हम कॉज की बात करें तो हार्ट डिजीज कॉन्जेनिटल भी हो सकती है प्रेगनेंसी में और एक्वायर्ड भी। कॉन्जेनिटल कौन सी होती है? कॉन्जेनिटल में आता है वेंट्रिकुलर एंड एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टल आर्टरियोसिस एंड एओर्टिक कोएक्टेशन। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर मदर को कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज़ होगी तो उसके बेबी में ऑफ कोर्स कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज़ होगी। तो ये भी अक्सर MCQ आ जाता है। और एक्वायर्ड डिजीजेस कौन सी होती हैं कि जैसे कि MI हो गया, वो क्या है? एक्वायर्ड डिजीज़ है। नाउ दिस टेबल इज इम्पोर्टेंट। न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन फंक्शनल क्लासिफिकेशन की 4 क्लासेस हैं। इन क्लास 1 क्या होता है कि पेशेंट हैज़ नो सिम्टम्स ऑफ कार्डिक डिजीज एंड नो लिमिटेशन इन ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी, तो हल्का फुल्का काम शाम करने में कोई इशू नहीं है। क्लास 2 में क्या होता है कि माइल्ड सिम्टम्स हैं और स्लाइट ही लिमिटेशन है ड्यूरिंग ऑर्डिनरी एक्टिविटी। और क्लास 3 में क्या होता है कि मार्क्ड लिमिटेशन है इन एक्टिविटी ड्यू टू सिम्टम्स इवन ड्यूरिंग लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी, और पेशेंट कंफर्टेबल होता है एट रेस्ट। क्लास 4 में क्या होता है कि सीवियर लिमिटेशंस होती हैं, इवन एट रेस्ट भी सिम्टम्स होते हैं। तो ये कोई ना कोई सिनेरियो बनाकर दे देंगे और पूछेंगे कौन सी क्लास है, तो यू शुड नो दैट व्हाट इज़ द क्लास। अगर रेस्ट पे भी सिम्टम्स है तो ये सीवियर चीज़ है तो क्लास 4 हो जाएगा। कंफर्टेबल एट रेस्ट है तो 3 है। और अगर स्लाइट लिमिटेशन ड्यू टू ऑर्डिनरी एक्टिविटी है तो 2 है। और कोई मसला नहीं है तो 1 है। बार बार प्रैक्टिस करें, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिकल हार्ट वाल्व्स। अगर इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक है जिससे मैक्सिमम MCQs बनते हैं तो वो यही है, इसीलिए इसको आपने गौर से सुनना है। अब देखिए, अगर किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के मैकेनिकल वाल्व्स लगे हुए हैं तो ऑफ कोर्स हम उसको एंटीकोगुलेंट ड्रग्स देते हैं। तो बिफोर प्रेगनेंसी अगर किसी पेशेंट के वाल्व्स लगे हुए हैं तो कौन से हम ड्रग देते हैं? द बेस्ट इज वारफेरिन। वारफेरिन हम क्यों देते हैं? बिकॉज ये थ्रोम्बोसिस कॉज नहीं करता। जहाँ पे वाल्व होता है वहाँ पर थ्रोम्बोसिस कॉज नहीं करेगा और स्ट्रोक कॉज नहीं करेगा, इसीलिए ये मदर फ्रेंडली होता है। लेकिन जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो क्योंकि वारफेरिन जो है वो एम्ब्रियोपैथी कॉज करता है, फीटल डिफेक्ट कॉज करता है। अब देखिए, ऑर्गेनोजेनेसिस कब हो रही होती है? ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर।
और उसके बाद तो ग्रोथ होती है, तो इसीलिए वारफेरिन को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम दे देते हैं हेपारिन, और आफ्टर दैट क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाती है, हम देना शुरू कर देते हैं हेपारिन। तो आप यूं बात याद रखें कि जब भी कोई पेशेंट, उसको मैकेनिकल हार्ट वेल्व्स लगे हुए हों, तो हम उसे एंटीकोगुलेंट ड्रग देते हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, वारफेरिन या हेपारिन। अगर हम वारफेरिन दे रहे हैं तो उसकी डोज मॉनिटर होती है बाय INR, ये आपसे MCQ पूछ लेंगे। और अगर वो हेपारिन पे है तो डोज हम एडजस्ट या मॉनिटर करते हैं अकॉर्डिंग टू एंटी फैक्टर 10A लेवल्स, राइट। और ऐसे पेशेंट को भी हम लो डोज एस्पिरिन देते हैं, बिकॉज हमने कहा था कि ये थ्रोम्बोसिस कॉज करता है, इसीलिए लो डोज एस्पिरिन भी हम दे देते हैं। नाउ वारफेरिन का साइड इफेक्ट क्या है कि वारफेरिन एम्ब्रियोपैथी कॉज करता है, रिस्क ऑफ मिसकैरेज से बढ़ जाता है, स्टिल बर्थ कॉज कर सकता है, फीटल इंट्रा सेरिब्रल हैमरेज कॉज कर सकता है। सो ये भी MCQ आता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या कॉज करता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये एम्ब्रियोपैथी मिसकैरेज कॉज करेगा, और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या कॉज करेगा, ये फीटल इंट्रा सेरिब्रल हैमरेज कॉज करता है मोस्ट कॉमनली। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन की बात करें तो ये मैटरनल वेल्व में थ्रोम्बोसिस कॉज करेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। तो ये भी आपने याद करनी है बात। सो इन अ नटशेल व्हाट इज कॉन्सेप्ट, कि अगर किसी फीमेल को मैकेनिकल हार्ट वेल्व्स लगे हुए हों और वो प्रेग्नेंट नहीं है तो वारफेरिन हम देते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, बिकॉज इट डज नॉट कॉज थ्रोम्बोसिस। लेकिन अगर वही फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए, मीन UPT पॉजिटिव आ गया है, तो इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर टिल 12 वीक्स वी विल गिव सच पेशेंट हेपरिन। और क्या देंगे, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन की कौन सी डोज देंगे, हाई डोज। इसीलिए आपने इस पे कंफ्यूज नहीं होना। अक्सर ऑप्शन आ जाती है कि लो डोज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, हाई डोज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, मीडियम डोज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। तो याद रखना है कि हाई डोज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन आपने देना है, बिकॉज यू वांट टू प्रिवेंट एम्ब्रियोपैथी एट दिस पॉइंट। आप जो है बच्चे का सोच रहे हैं। लेकिन आफ्टर 12 वीक्स आप क्या देंगे, वारफेरिन देंगे, और इसको स्टॉप कर देना है 2 वीक्स या 10 डेज बिफोर द बर्थ। हम इसे क्यों स्टॉप करते हैं, जैसे हमने पहले बताया, बिकॉज वारफेरिन कैन कॉज इंट्रासेरेब्रल हैमरेज। तो हम ये चाहते हैं कि 10 दिन पहले या 2 वीक्स पहले हम इसको स्टॉप कर दें, ताकि फीटल सर्कुलेशन से इसकी क्लियरेंस हो जाए, ताकि ड्यूरिंग द डिलीवरी और सून आफ्टर द डिलीवरी इंट्रासेरेब्रल हैमरेज ना हो। तो ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट की हैं, इसमें कोई रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। So warfarin should be discontinued, and what will you give then? Then you will give low molecular weight heparin 10 days before prior to the delivery. So आपने क्या बात याद रखनी है कि जब आप वारफेरिन को 2 वीक्स पहले या 10 डेज बिफोर प्लान्ड बर्थ रोकेंगे, तो उन दिनों में आप क्या देंगे, उन दिनों में आप कौन सी एंटीकोगुलेंट ड्रग देंगे, उन दिनों में आप लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देंगे, हाई डोज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। ताकि ऐसा हम क्यों करें, जैसे मैंने पहले कहा था, क्लियरेंस ऑफ वारफेरिन करने के लिए फ्रॉम द फीटल सर्कुलेशन। और फिर आपने ये हेपरिन कब स्टॉप करनी है, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी डोज दे रहे हैं। अगर हम थेराप्यूटिक डोज दे रहे हैं तो 24 आवर्स बिफोर बर्थ हम स्टॉप करते हैं। अगर हम प्रोफाइलेक्टिक डोज दे रहे हैं तो 12 आवर्स बिफोर हम स्टॉप करते हैं। अगर हम अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन देते हैं तो 4 to 6 आवर्स बिफोर बर्थ हम हेपरिन को स्टॉप कर देते हैं। तो कोई भी अगर पेशेंट जो है किसी भी मसले के लिए हेपरिन ले रही है तो उसको बिफोर डिलीवरी आपने स्टॉप करना होता है, और उसका स्टॉप जो है कितने घंटे पहले होता है डिपेंड करता है डोज एंड टाइप ऑफ द हेपरिन। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर ये MCQ आ जाए, देखिए हमने वारफेरिन बेसिकली प्रेगनेंसी में देनी होती है, क्यों, क्योंकि थ्रोम्बोसिस ना हो वेल्व की। तो अगर MCQ में ये लिखा है कि पेशेंट के बाय लीफलेट वेल्व्स लगे हुए हैं
या लिखा होगा कि कार्बोमेडिक्स वैल्व लगे हुए हों, तो इसमें क्या होता है कि इसमें रिस्क जो होता है वो बहुत कम होता है। ये न्यू किस्म के वैल्व्स आए हैं, तो इसमें आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हाई डोज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दे सकते हैं। तो इस पेशेंट में आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर थर्ड ट्राइमेस्टर तक क्या देंगे, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो इन अ नटशेल, एक पेशेंट है, उसके मैकेनिकल हार्ट वैल्व्स लगे हुए हैं, वो पेशेंट आपके पास आती है, वो प्रेग्नेंट है, तो आप उसको देंगे हाई डोज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन टिल 12 वीक्स, ताकि एम्ब्रियोपैथी ना होने पाए। आफ्टर दैट यू विल गिव सच पेशेंट वार्फेरिन, और वार्फेरिन जो है आपने 10 डेज और 2 वीक्स बिफोर द डिलीवरी स्टॉप कर देनी है, और उसकी जगह क्या देना है, हेपरिन। एंड देन यू हैव टू स्टॉप हेपरिन बिफोर बर्थ डिपेंडिंग अपॉन द डोज। इफ थेराप्यूटिक डोज ले रही है तो 24 आवर्स बिफोर, प्रोफाइलेक्टिक डोज ले रही है तो 12 आवर्स बिफोर। अगर किसी भी सिनेरियो में लिखा हो कि अनफ्रैक्चुनेटेड हेपरिन पेशेंट ले रही है, तो आपने उसे 4 to 6 आवर्स बिफोर डिलीवरी स्टॉप करना होता है। अब उसने बेबी डिलीवर कर लिया, अब अगेन पेशेंट को हमने ऑफ कोर्स मैकेनिकल हेड वैल्व्स हैं तो एंटीकोगुलेंट ड्रग तो देनी ही है, तो वारफरिन हम देंगे, तो कब देंगे वारफरिन दोबारा, एट द 5 to 7 डेज पोस्ट पार्टम। तो ये आपने बात याद रखनी है। अगर किसी पेशेंट को मैकेनिकल हार्ट वैल्व लगे हुए हैं तो आप प्लैंड बर्थ करते हैं, बिकॉज यू हैव टू स्टॉप द एंटी कोगुलेंट ड्रग, ताकि ड्यूरिंग द लेबर एंड आफ्टर द डिलीवरी ब्लीडिंग ना हो। लेकिन अगर पेशेंट लेबर में है और वो फुली होकर आपके पास आ गई है, मैकेनिकल हार्ट वैल्व लगे हुए हैं और एंटी कोगुलेंट ड्रग्स वो ले रही है और उसमें वो स्टॉप भी नहीं गई, तो आप इमरजेंसी में क्या करेंगे, आप उस एंटी कोगुलेंट ड्रग का एंटीडोट देंगे। तो या तो वो इस तरह सिनेरियो बना के दे देंगे, या वो डायरेक्ट पूछ लेंगे कि वारफरिन का एंटीडोट क्या है, हेपरिन का एंटीडोट क्या है, या वो इस तरह से मैंने आपको सिनेरियो बताया है वो आपसे पूछेंगे। तो उस वक्त इमरजेंसी में आपने एंटीडोट देना होता है। वारफरिन का एंटीडोट क्या है, प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन के, और हेपरिन का एंटीडोट है प्रोटामीन सल्फेट। सो दिस इज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। अगला टॉपिक है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में क्या बात याद रखने वाली है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्यूरिंग द चाइल्ड बीयरिंग एज इज इडियोपैथिक। तो ये एमसीक्यू पहले आ चुका है। इसके अलावा अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन एज़ेमेंजर्स सिंड्रोम की वजह से हो तो हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट होता है अप टू 50%। तो अक्सर ये भी एमसीक्यू आ जाता है कि सिंड्रोम में मोर्टेलिटी रेट कितना होगा, तो अप टू 50%, और अक्सर रेंज होती है 30 to 50%, या आपने कहना कि हाईएस्ट इसमें होती है। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है वो डेंजरस होती है। इसमें मदर की जो मोर्टेलिटी रेट अकॉर्डिंग टू ईवीएम 25 to 40% होता है, जबकि अकॉर्डिंग टू 10 टीचर्स पल्मोनरी हाइपरटेंशन में मोर्टेलिटी रेट अप टू 50% होता है। तो डेथ क्यों होती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन में, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की वजह से, हाइपोवेलीमिया की वजह से, एंड ड्यू टू द प्री एक्लेम्सिया। सो दीज आर द कॉजेज जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। नाउ मैनेजमेंट में क्या है, पहली चीज़ कि अगर किसी पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो आपने उसको एडवाइस करना है कि वो प्रेगनेंसी ना करे। एग्जामिनर आपसे यही पूछा जाता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ आपके पास आ गई है तो आप उसे क्या एडवाइस करेंगे, आप उससे कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस करेंगे। और अगर वो कहें कि अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो गई है तो आप उसे थेराप्यूटिक टर्मिनेशन का कहेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आ चुका है। लेकिन अगर वो टर्मिनेशन नहीं चाहती तो फिर आप उसे क्या देंगे, वेजोडाइलेटर्स देंगे, ताकि प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू रह सके। आपने मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को अप्रोच करना है और वेजोडाइलेशन थेरेपीज देनी है। सो ये 2-3 बातें थी आपने याद रखनी है। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो और वो टर्म पे पेशेंट चली जाए तो आपने सी सेक्शन करना होता है। सो ये 4 टोटल बातें हैं जिसको आपने नहीं भूलना। इतने छोटे टॉपिक में से ये 4 एमसीक्यूज आ चुके हैं। Now aortic dissection. Aortic dissection again can cause death in the pregnancy. और इसकी क्या कॉजेज होती हैं, aortic correctation, कर्नर सिंड्रोम, एहलर-स्टैनलोस सिंड्रोम एंड मार्फन सिंड्रोम। तो अक्सर वो पूछ लेते हैं कि मार्फन सिंड्रोम क्या है। मार्फन सिंड्रोम एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है और उसमें टिपिकल स्केलेटल एंड अदर फीचर्स होंगे, मतलब टॉल स्टिचर होगा पेशेंट का, हाई आर्च्ड पैलेट होगी, स्कोलियोसिस होगी एंड लेंस डिसलोकेशन। और इसमें क्या होता है कि एयोटिक रूट डायलिटेशन हो रही होती है। अब एयोटिक रूट डायलिटेशन अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो हाई रिस्क होगा। ये
इसमें प्रोग्नोसिस जो होगी वो बुरी होगी। लेकिन अगर अयोटिक रूट डायलिटेशन 4 सेंटीमीटर से कम हो तो प्रोग्नोसिस या आउटकम जो है वो अच्छा होता है। तो आपने ये ईच एंड एवरी पॉइंट को याद करना है, बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट इज अ प्रीवियस रिकॉल। नाउ व्हाट सिनेरियो कैन बी आस्क्ड, अगर लिखा हो कि एक फीमेल है लेट प्रेगनेंसी में या ड्यूरिंग लेबर और सून आफ्टर द लेबर प्रेजेंट्स विद सीवियर चेस्ट और इंटरस्कैपुलर पेन एसोसिएट विद सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, डिफरेंट ब्लड प्रेशर इन ईच आर्म। क्योंकि एयोर्टिक डायसेक्शन में क्या होता है कि दोनों आर्म्स में बीपी का डिफरेंट होता है। एन अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, प्री डिस्पोजिंग रिस्क फैक्टर। प्री डिस्पोजिंग रिस्क फैक्टर में क्या होगा कि अगर वो लिख दे कि टर्नर सिंड्रोम है पेशेंट को या जो है मार्फन सिंड्रोम है पेशेंट को, तो और ये सिनेरियो लिख दें तो ये किसकी तरफ इंडिकेट करता है? इट इज द सिनेरियो ऑफ एक्यूट एयोर्टिक डायसेक्शन। नाउ अगर किसी पेशेंट को ऐसा इशू है, एयोर्टिक डायसेक्शन है, तो आप फौरन से सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करवा सकते हैं। अगर कोई पेशेंट आपके पास आती है, आप उसकी इकोकार्डियोग्राफी करवाते हैं और एयोर्टिक रूट जो है वो 4.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा आ जाती है, तो आप उसे क्या एडवाइस करेंगे कि प्रेगनेंसी ना करे? जैसे आपने पल्मोनरी हाइपरटेंशन वाली फीमेल को एडवाइस किया था, वैसे ही आप इसको एडवाइस करेंगे। अगर ये एमसीक्यू आ जाए कि एक पेशेंट है उसको मार्फन सिंड्रोम है और वह प्रेग्नेंट हो गई है, या डायलेटेड अयोटिक रूट है एक पेशेंट को और वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो आप क्या करेंगे? आप सीरियल इकोकार्डियोग्राम्स करवाएंगे और बीटा ब्लॉकर्स देंगे। ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस रिकॉल्स हैं दोनों, कि अगर किसी भी पेशेंट का एयोटिक रूट जो मेजरमेंट है वो 4.5 सेंटीमीटर से कम है तो हम वेजिनल डिलीवरी करवाते हैं। लेकिन अगर 4.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा एयोटिक रूट डायलेटेशन है तो हम क्या करवाते हैं? हम उसका सी सेक्शन करते हैं विद एपिड्यूरल। और सी सेक्शन हम प्लान किस में करेंगे? हम करते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन में। तो साथ साथ पॉइंट्स लिखते जाएं। अगला टॉपिक है माइट्रल स्टेनोसिस। माइट्रल स्टेनोसिस इज द मोस्ट कॉमन र्यूमेटिक हार्ट डिजीज। यही अक्सर पहली लाइन एमसीक्यू आ जाती है, ये आपने याद करनी है। दूसरा कि प्रेगनेंसी में माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से कंडीशन डिटोरिएट क्यों होती है? बिकॉज कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो आगे से स्टेनोसिस हुई हुई है, जब स्टेनोसिस हुई हुई है तो उसकी वजह से क्या होता है कि लेफ्ट एट्रियल प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है और एरिथमियाज होने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा क्योंकि लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, जो टिपिकली 30 वीक्स पे होता है। तो ये भी एमसीक्यू आता है कि द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस इज पल्मोनरी एडीमा। और ये पल्मोनरी एडीमा और कब हो सकता है? ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर, जब कार्डिक आउटपुट मैक्सिमम होता है। तो किसी भी सिनेरियो में इन थर्ड ट्राइमेस्टर कोई कॉम्प्लिकेशन लिखी हुई हो या ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन लिखी हो तो आपने माइट्रल स्टेनोसिस को जरूर सोचना है कि उसकी कॉम्प्लिकेशन हो रही है पल्मोनरी एडीमा। सो क्या सिनेरियो आ सकता है कि कोई भी फीमेल है एट 30 वीक्स जेस्टेशन या थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में है और पेशेंट की हिस्ट्री है माइट्रल स्टेनोसिस की, अब उसे डिस्निया हो रहा है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है जो कि लाइन डाउन पर ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा कफ हो रही है पेशेंट को, फ्रॉथी स्पूटम जो है वो आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉथी स्पूटम का होना। वीजिंग है, तो ये क्या चीज़ है? दिस इज़ द पल्मोनरी एडीमा। वैसे भी थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर पेशेंट है या थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में है और पेशेंट को माइट्रल स्टेनोसिस की हिस्ट्री है, अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, फ्रॉथी स्पूटम है, तो ये पॉइंट्स ही काफ़ी हैं कि कॉम्प्लिकेशन हो रही है माइट्रल स्टेनोसिस की, दैट इज़ अ पल्मोनरी एडीमा। देखिए अगर किसी पेशेंट को सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस है तो हम इसे एडवाइस करते हैं कि वो प्रेगनेंसी को डिले करे ताकि पहले वो बैलून ओपन या क्लोज्ड माइट्रल वेल्वोटमी करा ले, और बेस्ट तो ये है कि माइट्रल वेल्व रिप्लेसमेंट करवा ले। और अगर माइट्रल स्टेनोसिस हो तो प्रेगनेंसी में पल्मोनरी एडीमा के रिस्क को कम करने के लिए हम क्या देते हैं? बीटा ब्लॉकर्स। तो ये भी एमसीक्यू जो है वो आ चुका है। अगर किसी पेशेंट को माइट्रल स्टेनोसिस है, अब वो प्रेग्नेंट हो गई है, आपने मेडिकल थेरेपी की और वो फेल हो गई है, या पेशेंट को सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस है, तो प्रेगनेंसी में आप क्या करेंगे? तो प्रेगनेंसी में आप बैलून माइट्रल वेल्वोटमी कर सकते हैं। और अगर किसी पेशेंट को पल्मोनरी एडीमा हो जाए तो आप कैसे ट्रीट करेंगे? जैसे आप नॉर्मल पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ऑक्सीजन देकर और डायूरेटिक्स देकर। वैसे हम प्रेगनेंसी में डायूरेटिक्स नहीं देते, लेकिन अगर पल्मोनरी एडीमा हो जाए तो हम तब डायूरेटिक्स देते हैं।
अगला टॉपिक हमारे पास है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। मोस्टली हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी फैमिलियल होते हैं, ये इनहेरिट होते हैं एज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो आता है कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी एट थर्ड ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस करे सिंकपी आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज, मतलब पेशेंट रनिंग करिए या कोई एक्सर्शनल काम करिए, एक्सरसाइज करिए और अचानक से वो फेंट हो जाती है, बेहोश हो जाती है या एंजाइना चेस्ट पेन है, तो ये क्या शो कर रहा है कि आउटपुट एकदम से डिक्रीज कर गया है, जो कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में होता है। और अब पेशेंट को हाइपरटेंशन हो गई है, बीपी ड्रॉप कर गया है और इसमें फैमिली हिस्ट्री होती है कि कोई भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव की सडन डेथ हुई होती है ड्यू टू द कार्डिक अरेस्ट ड्यूरिंग द रनिंग और एक्सरसाइज, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो तो दिस इज सिनेरियो ऑफ हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। जैसे मैंने पहले बताया था कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी आर मोस्टली फैमिलियल और ये इनहेरिट होते हैं एज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट। और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी की कॉम्प्लिकेशन ना हो तो हम क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स। आगे हमारे पास टॉपिक है पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी। पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी एक ऐसी हार्ट डिजीज है जो टिपिकली 32 वीक्स जेस्टेशन से लेकर आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ तक जो है वो हो सकती है। और इसमें क्या होता है कि हार्ट फेलियर होता है ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन। तो इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल जब काम करना छोड़ देगा तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, और कार्डिक आउटपुट जब नहीं होगा तो पेल एक्सट्रीमिटीज होंगी, कोल एक्सट्रीमिटीज होंगी, और जब कार्डिक आउटपुट आगे नहीं जाएगा तो ब्लड फ्लो बैकवर्ड जाएगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडीमा और बॉडी में एडीमा होगा। तो आपने क्या बात याद रखनी है कि इस डिजीज में लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा और इस डिजीज में पेशेंट को पहले कोई कार्डिक इशू नहीं होगा, उसे कोई एयोर्टिक रूट डायलेटेशन की हिस्ट्री नहीं होगी, एमआई की हिस्ट्री नहीं होगी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की हिस्ट्री नहीं होगी, तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब आप इसका इकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे तो आपको या तो ऑल द 4 चैम्बर्स डायलेटेड मिलेंगे या लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेटेड मिलेगा, लेकिन ज़्यादा जो सेंसिटिव चीज़ है वो एजेक्शन फ्रैक्शन की मेजरमेंट है। इसमें जो एजेक्शन फ्रैक्शन है वो टिपिकली रिड्यूस होगा बिलो 45%, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें रिस्क फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे, कोई ना कोई रिस्क फैक्टर होगा, जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी, हाइपरटेंशन, मल्टीपैरिटी, इंक्रीज्ड एज एंड अफ्रीकन कैरिबन रेस। और आप उसको कंफर्म कैसे करेंगे, इकोकार्डियोग्राफी से। मैंने आपको पहले बताया था कि उसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन नजर आएगा और आपको लेफ्ट वेंट्रिकल या ऑल द 4 चैम्बर्स डायलेटेड नजर आएंगे। ट्रीटमेंट क्या है, जैसे कि आप बाकी हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट में करते हैं with oxygen, diuretics, vasodilators, AC inhibitors। पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी जो है वो 25 to 50% मॉर्टेलिटी कॉज करता है और रीअकरेंस इसका इंपॉर्टेंट है, वो अप टू 50% होता है। और प्रोग्नोसिस एंड रीअकरेंस डिपेंड करती है नॉर्मलाइजेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर साइज एंड फंक्शन विद इन 6 मंथ ऑफ द डिलीवरी। अब हमारे पास है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मीन एमआई। एमआई जो है वो मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और इसमें टिपिकल सिनेरियो क्या बनता है कि प्रेग्नेंट लेडी है, कोई भी जेस्टेशनल एज लिखी हो, खासतौर पर थर्ड ट्राइमेस्टर या फिर स्पेसिफिकली पोस्टपार्टम पीरियड हो, क्योंकि ये मोस्टली पोस्टपार्टम पीरियड में होता है। पेशेंट को चेस्ट पेन है, कोई भी हिस्ट्री हो हार्ट डिजीज़ की, जैसे कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री हो, डायसेक्शन की हिस्ट्री हो, कोई रिस्क फैक्टर मौजूद हो, यानी कि एज ज़्यादा है, पेशेंट जो है वो मल्टी ग्रेविड है, स्मोकर है, या पेशेंट को डायबिटीज़ है, ओबेसिटी हो, हाइपरटेंशन हो, या फिर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो, ऐसे कोई की पॉइंट्स लिखे हुए हों, और आप पेशेंट को चेस्ट पेन है जो रेडिएट कर रही है टूवर्ड्स द लेफ्ट आर्म, तो हम कहेंगे कि दिस इज़ द एमआई। तो जब एक्यूट एमआई होता है तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो कार्डिक एंजाइम्स चेक करवाते हैं, ट्रोपोनिन लेवल्स चेक करवाते हैं। तो हम ट्रोपोनिन लेवल्स चेक करेंगे, वो रेज्ड होंगे, हम ईसीजी करवाएंगे तो उसमें चेंजेस मिलेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एमआई जो मोस्टली पोस्टपार्टम पीरियड में होता है, अप टू 10% मैटरनल डेथ इससे होती है। तो पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी में अप टू 50% मोर्टेलिटी हो रही थी, इसमें अप टू 10% मोर्टेलिटी हो रही है। तो उसमें मोर्टेलिटी क्या है, कम है। उसमें क्या था कि पेशेंट की पहले कार्डिक डिजीज नहीं ठीक हुई, जबकि इस सिनेरियो में पेशेंट की कोई ना कोई कार्डिक डिजीज की हिस्ट्री होती है और रिस्क फैक्टर्स भी इसके स्पेसिफिक होते हैं, स्मोकर, डायबिटीज़,
तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टू डिफ्रेंशिएट दैम। अब इसकी मैनेजमेंट क्या है? एक्यूट एमआई की मैनेजमेंट वही है जो कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में आप करते हैं, लेकिन इसमें आपने कोरोनरी एंजियोग्राफी नहीं करवानी होती प्रेग्नेंट फीमेल्स में, लेकिन आप परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन कर सकते हैं। ये थ्रोम्बोलाइसिस से बेटर है क्योंकि इससे लेस ब्लीडिंग का चांस होता है, लेकिन नुकसान क्या होता है कि इससे इंक्रीज रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डायसेक्शन हो सकता है। तो ये भी आपने दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। और अगर हम सेकेंडरी प्रिवेंशन चाहते हैं इन अ पेशेंट विद नॉन इस्कीमिक हार्ट डिजीज, तो हम उसको प्रेगनेंसी में एस्पिरिन और बीटा ब्लॉकर देंगे, वो दोनों सेफ हैं। लेकिन स्टैटिन्स बिफोर कंसेप्शन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम नहीं देते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। अब प्रेगनेंसी में एरिथमियाज क्यों होते हैं? उसकी डिफरेंट कॉजेज होती हैं, जैसे कि ब्लड लॉस हो, इन्फेक्शन हो, हार्ट फेलियर हो, थायरोटॉक्सिकोसिस हो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो। एमसीक्यू क्या पूछते हैं आपसे कि मोस्ट कॉमन एरिथमिया प्रेगनेंसी में कौन सा होता है? दैट इज सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो ये आपने बात याद रखनी है। अगर ये वेगल मैन्यूवर्स को रिस्पॉन्ड ना करे तो आप एडिनोसिन देते हैं, या आप आईवी वेरापामिल दे सकते हैं, या बीटा ब्लॉकर। तो ये पॉइंट आपने नहीं भूलना। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि देखें, अगर किसी पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो, या नेहा क्लासिफिकेशन 3 और 4 हो, या एयोटिक रूट डायलेटेशन जो है वो मोर देन 4.5 सेंटीमीटर हो, तो ऐसे पेशेंट में आप प्लान सी सेक्शन करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट रिफ्यूज़ कर दे और या फिर वो फुली आ जाए, +2 स्टेशन पे है, +3 स्टेशन पे हेड है, तो फिर आप असिस्टेंट सेकंड स्टेज करेंगे, आप इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ लग गया होगा। अगर आप इसको को अच्छी तरीके से कर लें तो आई थिंक आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात समझ ना आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक्स।